राज ने शहर के बीच में ही एक घनी बस्ती में एक 3 मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर में एक कमरा किराए पर अपने रहने के लिए लिया था। वह अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने माँ बाप से दूर अकेले नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। इस मकान में रहते हुए उसे अभी एक हफ्ता ही हुआ था। इससे पहले वह किसी दूसरे मकान में रहता था, लेकिन वहाँ पर कई परेशानियाँ थीं, जैसे कि बिजली समय से ना आना, पानी का बिल ज़्यादा आना, और अगर घर में कुछ समस्या हो गई तो उसका भी तुम्हें अपनी जेब से ही देना है। इसी की वजह से राज की उसके मकान मालिक से लड़ाई हो गई थी, जिसके चक्कर में उसे वहाँ से घर छोड़ना पड़ा। उसने ये सोचा था ये जगह रहने के लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त 2 रूम का मकान किराए पर लिया था उसने। मकान मालिक का परिवार सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और उसके ऊपर 2 मंजिल मकान और बने थे। हर फ्लोर में कम से कम 3-3 किराएदार रहते थे, मतलब 3 ब्लॉक बने हुए थे। हर फ्लोर में 3 किराएदार रहते थे। राज का कमरा सेकंड फ्लोर में, यानी कि सबसे टॉप फ्लोर में था। उस फ्लोर में सिर्फ राज ही किराए पर रहता था और 2 ब्लॉक खाली थे। वहाँ अभी कोई किराएदार नहीं थे, ताला लगा हुआ था। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद कभी कभी राज ओवर टाइम के लिए ऑफिस में ही रुक जाया करता था, क्योंकि वह घर में भी अकेला ही होता था। इसलिए वह ऑफिस में ओवर टाइम करके रात के 9 बजे तक वापस आता था। उसके किराए के मकान से ऑफिस लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। वह कभी बाइक से तो कभी बस से आना जाना कर ही लेता था। ऑफिस से आने के बाद वह घर में खाना बना लिया करता था, फिर कभी मूड होने पर बाहर से खाते हुए ही वापस आ जाता था, या फिर कभी पैक करवा भी लिया करता था और घर में ला कर खाता था। एक दिन की बात है, शाम को वह ऑफिस से ओवर टाइम कर रहा था। ओवर टाइम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला। रात के लगभग 9 बज गए थे। तब वह ऑफिस से बाहर निकलता है। उसके साथ 2-3 लोग और थे। फिर वह अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर अपनी बाइक स्टार्ट करने के बाद भी उसकी बाइक पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वह बाइक को ऑफिस में ही अंदर डालकर बस से वापस घर आने की सोचता है। ये सब करते हुए उसे ऑफिस में ही 9 बज चुके थे। फिर वह सोचता है कि घर जाकर खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वो खाना पैक करवा ले। तो वो यही करता है। इसके लिए वो पास के ढाबे पे जाकर वहाँ से खाना पैक करा लेता है और वहीं पर खड़े होकर वो बस का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में बस आ भी जाती है और उसे घर पहुँचते पहुँचते लगभग 11 बज जाते हैं। घर पहुँचने पर बाहर आंगन में बने गेट को खोलकर वो अंदर आ जाता है। वही गेट सभी के लिए मेन गेट था। उसके बाद एक बड़ा सा आंगन था। आंगन से लगा हुआ मकान मालिक का ग्राउंड फ्लोर वाला था। रात होने की वजह से सभी अपने घर के अंदर थे। 9 बजे तक वापस आ जाने पर राज को सब जागते हुए मिलते थे, लेकिन आज राज लेट हो गया था। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बने घर में राज रहा करता था। वहीं बाजू से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। राज सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। फ्लोर वाले सभी किराएदार भी सभी घर के अंदर ही थे। राज तेजी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और अपने सेकंड फ्लोर पर घर की ओर आने लगता है। तभी रास्ते में सीढ़ियों पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को अचानक देखकर राज ठिठक जाता है। वह लड़की ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। वह लड़की देखने में सिंपल सी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही थी। अचानक से उस लड़की को अपने सामने पाकर राज उसकी ओर देखता है तो लड़की की आंखें एक अजीब सी चमक उभरा रही थीं। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उसके बाजू से गुजरता है। तब राज का ध्यान चमगादड़ की ओर चला जाता है। फिर वह चमगादड़ के उड़कर दूर चले जाने के बाद इधर उधर देखता है तो वह लड़की दिखाई नहीं देती। वह सोचता है शायद वह नीचे उतर गई होगी। लेकिन राज जब से इस घर में रहने आया है तब से उसने उस लड़की को उस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। आज उसने उस लड़की को पहली बार देखा था। राज ने सोचा शायद वह किसी के यहाँ मेहमान आई होगी।
फिर वह जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर देता है। राज का खाने का टाइम रोज़ के खाने के टाइम से ऊपर हो गया था। उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता है और खाना खाने लगता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में जाकर आराम करने लगता है। बिस्तर में लेटकर वह मोबाइल पर अपने मनपसंद गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते उसे नींद भी आ जाती है। फिर अचानक आधी रात को जोरों की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। राज कमरे की लाइट बुझाना भूल गया था। राज उठकर कमरे की लाइट बंद करता है और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी, तभी उसे अचानक से तेज़ आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह फिर से जाग जाता है। ये आवाज़ उसके बाजू वाले खाली ब्लॉक से आई थी, जहाँ पर एक कमरा बना हुआ था। राज के कमरे के साथ और 2 ब्लॉक बने हुए थे और ये दोनों खाली थे। राज ऊपर के 3 ब्लॉक में से एक ब्लॉक में अकेला रहता था। राज को बहुत तेज़ नींद आ रही थी। वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर से सो जाता है। रात में रह रहकर आवाज़ आ रही थी, फिर भी वह चुपचाप अपने कमरे में सोया हुआ था। सुबह राज को जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना था, क्योंकि उसकी ये आदत बनी हुई थी। वह सुबह 4 बजे उठ जाता था। अभी दिन नहीं निकला था, अंधेरा ही था और राज मॉर्निंग वॉक के लिए अपने रूम को लॉक करके सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीढ़ियों में काफ़ी अंधेरा था और हल्की नीली सी रोशनी, जो कि एक 0 वोल्ट के बल्ब की जगह चल रही थी। तब राज को सीढ़ियों पर किसी के होने का आभास होता है और जब वह उस ओर देखता है तब वह छाया वहाँ से गायब हो चुकी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। राज को आगे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। जब वह वापस आता है तब तक दिन निकल चुका था। राज आंगन का गेट खोलकर अंदर जाता है तो उसे मकान मालिक बाहर ही बैठा मिलता है। उसे देखकर वह उन्हें नमस्ते करता है। मकान मालिक कहता है, आओ बेटा बैठो। राज थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता है। राज वहाँ अपने घर परिवार से दूर अकेला रहता था, इसलिए मकान मालिक उसका थोड़ा ध्यान रखते थे। कभी कभार खाने के लिए भी पूछ लेते थे। घर पर सब कैसे हैं बेटा? राज कहता है, सब ठीक है अंकल। फिर राज मकान मालिक से पूछता है, अंकल क्या मेरे बाजू वाले ब्लॉक में कोई नए किराएदार आए हैं? मकान मालिक ने कहा, नहीं तो अभी तक तो वहाँ कोई नहीं रहता। राज ने कहा, ओह वह मैंने सीढ़ियों पर एक लड़की को देखा था और रात में बाजू रूम में आवाज़ भी आ रही थी, तो मुझे लगा कि कोई किराएदार रहने आए हैं। तब मकान मालिक राज की बात सुनकर मन में कहता है, कल अमावस्या की रात थी। फिर राज से कहता है, हाँ फर्स्ट फ्लोर में किराएदार के घर मेहमान आए हुए हैं, वही लोग हो सकते हैं। तब तक मकान मालिक की बीवी राज के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। तीनों बैठकर चाय पीते हैं। बातों ही बातों में मकान मालिक राज को एक बात बताता है। 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी है। तब राज अपने मकान मालिक को बधाई देता है। फिर राज ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की इजाज़त लेकर ऊपर अपने रूम में आ जाता है। राज को अपने रूम में रहते समय कभी कभी आभास होता था कि कोई तो है जो उसको वॉच कर रहा है, उसके ऊपर अपनी नज़र रख रहा है। लेकिन वह इधर उधर देखता था तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। कभी कभी वो लड़की राज को रात में अंधेरे में भी दिखाई देती थी, लेकिन वह कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने काम से काम रखता था। ऑफिस जाना, ऑफिस के बाद आना, अपने रूम में खाना बनाना, खाना बना के सो जाना। राज को कोई बुरी आदत भी नहीं थी, ना ही किसी से वह जल्दी से दोस्ती करता था। वह सीधा साधा लड़का था। अमावस्या वाली रात को अक्सर उसके बाजू वाली ब्लॉक से आवाज़ें आती रहती थी। वह इन सबको इग्नोर करता था। ऐसे ही दिन वहाँ पर बीत रहे थे उसके।
उसके बाजू वाले ब्लॉक में कोई किराएदार भी नहीं आए थे। वह दोनों ब्लॉक खाली ही थे। समय बीत रहा था और राज के मकान मालिक के बेटे की शादी वाला दिन भी काफ़ी नज़दीक आ रहा था। मेहमान आने लगे थे। पूरे बिल्डिंग में चहल पहल थी। पूरी बिल्डिंग को दुल्हन की तरह बिजली के झालरों से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। घर में मंगल गीत बज रहे थे। बहुत सारी औरतें आंगन में एक दूसरे से चुगलबाजी कर रही थीं और मजाक कर रही थीं। साथ ही साथ नाच गाने भी हो रहे थे और इधर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। सभी तरफ तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी। मकान मालिक के बेटे को हल्दी लग रही थी। उसी शाम को मकान मालिक के बेटे की बारात निकलने वाली थी। उस दिन राज ने अपने ऑफिस की छुट्टी रखी थी। राज के मकान मालिक का बेटा राज के ही उम्र का था, शायद 1-2 साल बड़ा ही होगा। वह यहाँ अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था। वह बाहर दूसरे शहर में जॉब करता था। वहीं रहता भी था, लेकिन शादी के लिए यहाँ आया हुआ था। मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों यहाँ रहते थे। शाम को बारात निकलने से पहले राज मकान मालिक के घर के अंदर आता है। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग थे। बारात निकलने वाली थी। सभी बारात निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी राज की नज़र उनके घर पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर पर फूल माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर राज हैरान रह जाता है। फिर वह मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लड़की है जो रोज़ मुझे सीढ़ियों पर दिखती है। राज उस तस्वीर को गौर से देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उसे लग रहा था जैसे वह तस्वीर भी उसे ही देख रही है। वह कुछ देर वहीं पर रुकता है और घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद वह बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तब भी वहीं पर 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। पहली महिला कह रही थी, आज भैया की छोटी बेटी जिंदा होती तो उसकी भी शादी हो गई होती, बाल बच्चे हो गए होते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। तब सामने बैठी दूसरी औरत पूछती है, अच्छा क्या हुआ था? पहली औरत बताती है, अब क्या बताऊं बहना, ये तो अंदर की बात है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस समय जब ऊपर ये घर बन रहा था, तब उसने ऊपर के रूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन दोनों की बातों को सुनकर राज सुन रह जाता है। वह सोचता है कि उसे जो आवाज़ इस रात में सुनाई देती है वह कुछ और नहीं बल्कि उसी की आवाज़ है। उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की, टेबल सरकने की आवाज़ सुनाई देती थी। वह सही ही है। तब राज मन में सोचता है कि शायद वह वही कमरा है जिसमें उस छोटी लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस वजह से यहाँ पर कोई किराएदार नहीं आते हैं और उस लड़की की आत्मा भटक रही है। उसे मुक्ति नहीं मिली है, शायद उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। शादी निपटने के बाद एक दिन राज अपने मकान मालिक को इस बारे में बताता है। तब उसके मकान मालिक कहते हैं, तुम शायद सही कह रहे हो बेटा, मुझे पहले भी किसी ने बताया था लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। लेकिन अब तुम भी कह रहे हो ना, तो मैं अपनी बेटी की आत्मा के लिए पूजा पाठ करवाऊंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। मेरी बेटी ने दुनिया के सुख नहीं देखे और पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। फिर एक दिन मकान मालिक और उसकी पत्नी मिलकर अपनी बेटी के नाम से दिन और रात का हवन करवाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति भोज बहुत करवाते हैं और गरीबों को भोजन वस्त्र दान करते हैं। राज अभी भी वहीं पर रह रहा था। हवन पूजन होने के बाद फिर वह लड़की राज को कभी दिखाई नहीं दी और कमरे से आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। अब राज के बाजू वाले ब्लॉक में किराएदार भी रहने के लिए आ गए थे। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी, इसलिए मैंने आपको ये सुनाई।
मेरा नाम ऋतिक है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, या करता हूँ भी, लेकिन अब वहाँ काम नहीं करता। मैंने 1 साल पहले वहाँ से जॉब छोड़ दी। दरअसल मैं जैवी मार्केटिंग में काम करता था। ये कंपनी काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी भरोसेमंद भी थी, लेकिन मैं काम करता था जब ये स्टार्ट हुई थी। तब मैं, मेरा दोस्त मोहन और 3-4 लड़के और थे जो कस्टमर केयर का काम करते थे। मैं एक एसईओ एक्सपर्ट था और मेरा जो दोस्त था मोहन, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करता था। और हमारे साथ 2 लड़के और थे, शिवम और राहुल, लेकिन उनसे हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। हमें डेली क्लाइंट्स का काम करके पूरा करके देना होता है। जो ये मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पर काम बल्क में आता है, तो प्रोजेक्ट को पूरा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। हमारी छुट्टी 6:30 बजे होती है और 7 बजे तक मैं अपने घर पहुँचता हूँ। और सेम ऐसे ही मोहन का भी है। मोहन मेरे साथ ही अपनी बाइक पे जाता है, या यूँ कह लो कि मैं मोहन के साथ उसकी बाइक पर जाता हूँ। मोहन के पास बुलेट है, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक बार हमारे मालिक शाम को काफ़ी लेट हो चुके थे और उन्हें एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी थी, तो वो एक क्लाइंट के पास निकलना चाहते थे। हमारा ऑफिस दिल्ली में था, लेकिन हमारे मालिक को गुड़गांव जाना था मीटिंग करने के लिए। हमारे मालिक ने हमसे बोला, तुम दोनों को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है। देखो, अगर तुम फ्री हो तो जाना। दरअसल काम ये है कि मेरा एक चेक है, अब वो क्लाइंट यहाँ पर आ नहीं सकता और हम क्लाइंट को दिक्कत भी नहीं देना चाहते। तो एक काम करो, तुम दोनों जाकर वहाँ से चेक ले आओ और जितना भी खर्चा होगा पेट्रोल का और जो भी तुम्हारा खर्चा है वो मैं दे दूँगा। दरअसल हमारी मालिक से बहुत बनती थी और हम दोनों साथ में ही शैम्पेन वगैरह पिया करते थे, तो इतना तो चलता ही था, अब ऐसे मना थोड़ी ना कर सकते थे। तो इसलिए मैंने और मोहन ने, हम दोनों ने हाँ कर दी। मालिक भी खुश हो गया और उसने 700 रुपये हमें दिए। साथ ही उसने कहा कि अगर तुम कुछ खाओगे तो उसका पेटीएम मैं कर दूंगा, तुम जाओ। अब हम भी खुश थे, क्योंकि हमारी एक तो जल्दी छुट्टी हो गई और दूसरा तेल और खाने का खर्चा भी मालिक ने दे दिया, तो एक तरह की ट्रिप भी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ हमें जाना कहाँ था। हमें जाना था पहाड़गंज से कंजावला, ये दिल्ली में पड़ता है। अब हमारी बाइक NH 44 पे लगातार भागे जा रही थी, लगभग 90 की स्पीड में, और मैं पीछे बैठकर गूगल लोकेशन पे मोहन को आगे रास्ता बताया जा रहा था। हम दोनों मज़े करते करते जा रहे थे। अब गूगल लोकेशन ने यू टर्न लेने को कहा, लेकिन मोहन को पेट्रोल डलवाना था, तो मोहन ने हल्की सी साइड में गाड़ी ले ली। और जैसे ही उनने हल्का सा साइड दिया, तभी एक कार अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे को क्रॉस करती हुई गई। हम बस उसे थोड़ा सा ही बचे थे, थोड़ा सा। ये मान लो अगर हमने 1 इंच और आगे कर दी होती वो गाड़ी, तो हमारा एक्सीडेंट पक्का था। ना जाने भगवान की दुआ थी या खुदा की मेहर, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हम बच गए। और जो गाड़ी थी वो बिना रुके पूरी स्पीड में अभी भी आगे मान रही थी। ये मान लो जैसे कि उसके ब्रेक फेल हो गए हों। लेकिन इसके चक्कर में हमारा बस एक नुकसान हो गया था। वो हमें आगे जाके पता लगा जब हम पेट्रोल डलवा रहे थे, कि मोहन की जो बुलेट थी उसका टायर पंचर हो चुका था। जो मोहन की बुलेट थी वो ट्यूबलेस थी, मतलब ट्यूबलेस नहीं थी, जिसके चक्कर में अब हमें पेट्रोल डलवा के धक्का मारना पड़ रहा था और वहाँ पर ढूंढना पड़ रहा था कि कोई मिल जाए जो इसमें पंचर कर दे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, वहाँ पर जब हम घूम रहे थे बुलेट को लेकर, तो वहाँ पर कोई भी पंचर वाला बुलेट के टायर खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई छूना ही नहीं चाहता था उसे। इसके चक्कर में हमें आगे तक भटकना पड़ा, जिसमें हमें कम से कम 8 बज गए। अब भैया का हमारे पास कॉल आया जा रहा था। अब इसके बाद क्लाइंट का हमारे पास कॉल आया जा रहा था कि सर कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। अब उन्हें बता रहे थे अपनी कंडीशन और उन्हें फ़ोटो शेयर करी कि ये देखिए हमारे साथ ये सीन हो गया है। और मजाक की बात नहीं है, ऐसे समय पे ना पंचर वाला भी ढंग से लूटता है। उसने भी मैकेनिक के अलग से पैसे लिए, लेकिन हमने जो हो सके वो दे दिया और भैया से पेटीएम करवा दिया। उसके बाद हमने बुलेट उठाई और हम उस रास्ते पर निकल चुके। अब क्लाइंट ने आधे रास्ते में हमसे ये कह दिया था कि वो अब घर आ रहा है, तो घर वो उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते से हम उसके पास जा रहे थे। तो उसने कहा था, क्लाइंट ने कहा था कि वहीं रुक जाओ। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वहीं रुक जाते हैं। तो हम जहाँ पर थे वहीं रुक गए। मज़े की बात यह है कि कंजावला पूरा का पूरा गांव एरिया है।
और वहीं पर एक मॉनेटरी है, एक बड़े पार्क के पास। हम वहाँ पर रुके हुए थे और हमें ये नहीं पता था कि वो मॉनेटरी है। अब मुझे ना फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर जगह जा जा के फ़ोटो खींच रहा था। मैं रोडवेज़ की फ़ोटो खींच रहा था, मैं मोहन की बुलेट की फ़ोटो खींच के मज़े ले रहा था और मोहन को चिढ़ा रहा था। इसके बाद ऐसा करते करते मैंने मोहन से कहा, मोहन यार जब तक वो आ जाएंगे तो वो कॉल कर देंगे हमें देखते ही, एक काम करना, आ चल इसमें चलते हैं पार्क में थोड़ा झूला वूला झूलेंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे उसमें ही। तो ऐसे ही जब जब दो दोस्त होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बचपना बाहर आ जाता है। तो हमारे अंदर वही बचपना फूट रहा था। मोहन भी मेरी बात मान गया, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर का तो काम है, फ़ोटो वोटो खींच लेंगे और वैसे भी ऐसा समय कब आना है। तो हम दोनों ऐसे ही मज़े करने लगे, पार्क में घूमते रहे, फ़ोटो खींचते रहे। लेकिन एकदम गुप्त अंधेरा हो रखा था, ये मानो हाथ को हाथ ना। लेकिन फ्लैश लाइट हमने जला रखी थी तो हम मज़े कर रहे थे। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भूत वूत कुछ होते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, हमें नहीं पता था। यहाँ तक कि हमें ये तक नहीं पता था कि जिस पार्क में हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बगल में ही मॉनेटरी है। हम ऐसे ही कर रहे थे कि मैं किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो गया। मेरे को वो चीज़ काफ़ी गीली गीली सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी चिपचिपी सी हो। मैंने अपने पैर पे जैसे ही नज़र मारी, मेरी मेरी कसम से अभी भी दहशत पनप रही है। वो किसी बंदे की लाश थी जिसके जिसके अंदर मेरा जूता घुसा हुआ था और पूरा खून से सना हुआ था मेरा जूता। और मोहन भी ये देखकर दहशत में आ गया था। मैं उस बंदे की छाती के ऊपर खड़ा था। कसम से कह रहा हूँ, ये बहुत डरा देने वाला सीन था। मैं बहुत कमज़ोर दिल का हूँ। मेरा दिल ये मान लो बाहर आने को था अगर मोहन मेरे को नहीं संभालता तो। मोहन ने कहा चल यहाँ से। और फिर हम जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करके निकल रहे थे तो हमारी नज़र दीवार पर पड़ी। दीवार पर लिखा हुआ था मोनेटरी। तब हमें पता लगा कि हम कहाँ आ रखे हैं और ये पार्क कहाँ पर है। हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी इतना होने पे ही, और कॉल अभी तक नहीं आया था उनका। हम किसी तरह हाईवे पर आना चाहते थे, लेकिन ये मानो हमें दरवाज़ा मिल ही नहीं रहा था, हम अंदर कहाँ से घुसे हैं, जबकि बहुत छोटी सी जगह थी वो। मैं इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी आगे भाग रहा, कभी पीछे भाग रहा, लेकिन मुझे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और मोहन यहाँ फंस चुके हैं। कोई शक्ति हमारे साथ खेल रही थी। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि जब भी तुम ऐसे फंसो या कभी भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल हो या फिर कभी भी कोई भूत पिशाच तुम्हारे एहसासों में हो, तो याद रखना, हमेशा महाकाल के मंत्र का उच्चारण करना, महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। मैं मन में यही बड़बड़ाता गया। मोहन मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मैंने मोहन से बोला, मोहन एक काम कर, मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ साथ चल। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। दरअसल मैं खुद ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं ना बचूं, लेकिन मेरे को अपने दोस्त को भी बचाना था, क्योंकि वो मोहन भी बहुत डर चुका था और अब वो भी अंदर से काँप रहा था। और मैं ये भी जानता था कि ये मेरी वजह से अंदर आया है, तो इसे बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं और मोहन जब आ रहे थे तो हमें पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल थे और वो हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके बालों का जो कलर था एकदम रेडिश था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान है या क्या, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ज़रूर ये भी वो रूहानी शक्ति है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होती गईं और उनमें से खून निकलता रहा और वो नीचे नीचे गिर रहा था। वो हमारे पास आना चाहता था
और वो कोशिश भी कर रहा था। वो हमें डराने की पूरी कोशिश कर रहा था और मोहन को हाथ छुड़वाने की भी पूरी कोशिश थी उसकी। लेकिन मैंने मोहन को हाथ छोड़ने नहीं दिया। मैंने मोहन से चीख के कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ियो। मोहन भी इस बात को समझ रहा था और उसने ऐसा ही करा। हम दोनों दौड़ते दौड़ते बस निकले जा रहे थे। मैं वो मंत्र गाए जा रहा था, यहाँ तक कि मैंने सांस लेने का भी टाइम नहीं गिरा। मैं वो मंत्र दहशत में गाए जा रहा था और मेरे को रास्ते में एक रोशनी दिखाई दी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मेन गेट था। मैं वहाँ से निकला और एक सोसाइटी में पहुँचा। वहाँ पर 3 आदमी खड़े होकर हमें गौर से देख रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा, अरे भैया तुम इसके अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा, हम हाईवे की तरफ से आए हैं, लेकिन ये पार्क अंदर की तरफ से खुल रहा है। आई थिंक ये सोसाइटी है ना? उन्होंने बताया, हाँ ये सोसाइटी है। और तुम इस पार्क के अंदर रात को क्या कर रहे हो? फिर हमने उन्हें सब बताया। तो उन्होंने बोला, इस पार्क में रात को कई लोगों को जान से मार दिया गया। यहाँ आसपास काफ़ी गुंडे टाइप के लोग रहते हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं। चोर लुटेरे बदमाश इस एरिया पे सारे रहते हैं, जिसमें काफ़ी मौतें दिखाई गई हैं। इस पार्क में काफ़ी बार कुछ लोगों को गाड़ा गया है और कुछ लोगों को तो जिंदा ही यहाँ पर मार दिया गया है। उनकी चीखें इस सोसाइटी में सुनाई दी थी रात के 2 बजे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इसलिए यहाँ की रूहें हमें परेशान भी करती हैं, लेकिन अब हमें इनकी आदत पड़ गई है। हमने वहाँ से जल्दी भागकर अपनी बाइक उठाई और चेक देकर हम सीधा अपने घर निकले। हमने ना आओ देखा ना दाओ, हम अपने घर वापस आए और मैं और मोहन आज मेरे घर पे ही रुक गए और हम वहीं सो गए। 10 वर्षीय बालक रवि का ये रोज़मर्रा का काम था। वह निचली बस्ती में रहता था। उसके पिताजी गलियों में घूम घूम कर ठेले में लोगों के घरों से कबाड़ा इकट्ठा करते थे और उसे ले जाकर कबाड़ी वाले के पास बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, जिससे उनका घर चल जाता था। लेकिन उनके अपने भी काफ़ी शौक़ थे, जिसे शायद उन्हें दबाना पड़ता था। और आखिर दबाएं भी क्यों ना, उनका बेटा रवि अभी पहली कक्षा में ही तो था। रवि भी अपने पिताजी के साथ कभी कभी सुबह सुबह ठेले में बैठकर निकल जाता था। वापसी में ठेले में सामान भर जाता था तो वह पिताजी के साथ पैदल पैदल वापस आता था। रवि के पिताजी कबाड़ी के सामान में पुराने पुस्तक, कॉपी, अखबार, कार्टून, पुट्ठे, टीना लोहा, प्लास्टिक इत्यादि इनकी टूटी फूटी वस्तुओं को लोगों के घरों से इकट्ठा करते थे और उसके बदले उन्हें किलो के भाव में पैसे दे देते थे। और उन सामानों को ले जाकर वो कबाड़ी के पास ज़्यादा पैसे में बेच देते थे। इससे जो भी आमदनी हो जाती थी वह उससे अपने छोटे से परिवार के लिए पेट भर देते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रवि, बस ये 3 छोटा सा परिवार था। एक बार रवि अपने पिताजी के साथ सुबह कबाड़ी का सामान इकट्ठा करने निकला हुआ था। वह लोगों के पुराने से खंडर वाले एरिया से गुजर रहे थे। उस एरिया में ज़्यादा मकान नहीं थे। उस एरिया को पार करने के बाद एक बहुत बड़ी बस्ती थी। उस बस्ती में चेतन के पिताजी जाना चाहते थे ताकि वहाँ से कुछ कबाड़ा इकट्ठा करके वहाँ से ले जाएं और उनकी ज़्यादा कमाई हो सके। इसलिए वो दोनों उस रास्ते से गुजरकर आगे आ रहे थे। तभी रवि की नज़र रास्ते में किनारे पड़ी तो उसने देखा एक काफ़ी पुरानी घड़ी जंग खा के वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो काफ़ी चमक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजा महाराजा के ज़मानों की हो। वैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में घड़ी कहाँ हुआ करती थी, लेकिन वो 1800 या 1857 के टाइम की लग रही थी। मतलब वो काफ़ी पुरानी लग रही थी। ये देखकर रवि को उस घड़ी को उठाने से अपने आप को रोका ना गया, तो रवि उस घड़ी के पास गया और उसे उठा लिया।
वह अपने पिताजी को उस घड़ी को दिखाता है और कहता है, पिताजी देखो यहाँ पर घड़ी पड़ी है, इसको मैं उठा लूँ क्या? तब उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, उठा ले और ठेले पर रख दे। रवि घड़ी को उठाकर ले आता है और ठेले में रख देता है। तब वह पता नहीं अचानक क्या सोचता है, वह उस घड़ी को गौर से देखने लगता है। वह घड़ी बंद थी। फिर वह अपने पास रखे हुए कपड़े से उस घड़ी को अच्छे से खोलता है और घड़ी में चमक उठती है। घड़ी को देखकर रवि के मन में लालच आ जाता है। वह कहता है, पिताजी मैं घड़ी को कबाड़े में नहीं बेच दूंगा, घड़ी को हम अपने घर ले जाएंगे। पिताजी कहते हैं, अपने घर में तो पहले से ही घड़ी है बेटा, और हमारा घर भी तो इतना बड़ा नहीं है कि हम हर जगह घड़ी लगाएं। फिर वो अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, इस घड़ी से तुझको जो भी दाम मिलेगा उस पैसों को तुम अपना अलग रख लेना। रवि खुश हो जाता है। फिर वह दोनों बस्ती में जाकर बहुत सारी कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं और वापस कबाड़ बेचने एक कबाड़ी की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं। उस समय दिन के लगभग 1 बज रहे थे। कबाड़ सामान खरीदने वाला कबाड़ी आज बहुत खुश दिख रहा था। आज उसे बहुत सारा सामान मिल गया था। फिर वह रवि से कहता है, और बच्चे, आज तुम भी अपने पापा के साथ निकले हो? रवि कहता है, हाँ, मैं कभी कभार अपने पापा का हाथ बटा देता हूँ। कबाड़ की दुकानदार वाला कहता है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बच्चे? रवि कहता है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। थोड़ी देर बातचीत के बाद वह सारे सामानों को एक एक करके अलग अलग करता है और अच्छे खासे पैसे गिन के रवि के पिताजी को दे देता है। उस घड़ी के भी उसने अच्छे दाम लगाए थे और वही उसके पिताजी को भी दे दिए। लेकिन रवि के पिताजी ने रवि को उन पैसों को अलग निकाल कर अलग से दे दिया, जैसा कि उन्होंने रवि से वादा करा था। अब वो वापस घर आ गए। रवि और उसके पिताजी दोनों चिल्ला रहे थे, बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। और आज तो मुनाफा भी तगड़ा हुआ है, आज खाने में कुछ अच्छा बना देना। उनकी माँ कहती है, आज खाने में शाही पनीर बनी है और साथ में नान बनाए थे, जिसे देखकर रवि और उसके पिताजी के मुंह में पानी आ गया। खाना खाकर उन दोनों को नींद आने लगी, जिसके लिए वो दोनों रूम में गए और उसकी माँ रसोई का सारा सामान समेटने के बाद वो भी आ गए और तीनों सो गए। रवि की आँख अचानक रात के 2 बजे रवि की नींद खुल जाती है। रवि उठकर बाथरूम करने के लिए जाता है। तभी उसकी नज़र अचानक से एक चीज़ पर पड़ती है जो काफ़ी चमक रही थी। उसने अपना मुंह पीछे करा तो उसका जैसे दहशत से बुरा हाल हो जाता है और वो एक गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि उसके सामने दीवार पर वही घड़ी टंगी पड़ी थी जिसे वो अभी कुछ समय पहले ही अपने पिताजी के साथ बेच कर आया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो सीधा जाकर अपने पिताजी को उठाता है और अपनी माँ को उठाता है और दोनों को बोलता है, पिताजी, हमने घड़ी बेच दी थी ना, तो वो घड़ी कैसे आ गई यहाँ पर? उसके पिताजी कहते हैं, क्या बात कर रहा है बेटा? जब रवि की बात मानकर उसके पिताजी वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई घड़ी नज़र नहीं आती। वो रवि से बोलते हैं, रवि कहाँ है घड़ी? रवि बोलता है, पिताजी अभी मैंने यहीं देखी थी, ये कहाँ चली गई? पिताजी आप मेरे साथ कुछ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप मेरे को सरप्राइज़ देना चाहते हो? उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अब तक दे चुका होता। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरी कसम खा के कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उससे कहते हैं कि तूने शायद कुछ सपना देखा होगा, तो वापस आके सो जा आराम से, कुछ नहीं है कुछ भी यहाँ पर। फिर रवि वापस आके सो जाता है। लेकिन रवि को नींद नहीं आने वाली थी, तो वो इधर उधर अंगड़ाइयाँ लेता रहता है, कभी अपनी मम्मी की तरफ तो कभी अपने पापा की तरफ। एकदम से ही उसकी नज़र ऊपर छत पर पड़ती है। छत पर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर मानो रवि का दिल रुक गया हो,
क्योंकि एक अजीब सा जीव छत से चिपक कर उसी की तरफ देख रहा था और उस जीव की हरकतें ये बयां कर रही थी कि वो इस वक्त नाखुश है। उसकी शैतानी मुस्कुराहट और उसकी छिपकली जैसी आंखें, उसका पूरा मुंह किसी छिपकली की तरह था और उसके लंबे लंबे बाल थे। ये देखकर रवि अंदर ही अंदर कांप गया। उसने जल्दी से अपने पापा को दोबारा उठाया और अपनी मम्मी को उठाते हुए बोला, मम्मी देखा, मम्मी मम्मी देखा ऊपर, मम्मी वो क्या है। रवि एक छोटा सा बच्चा था, उसे इतना कुछ पता नहीं था, तो वो इन सब चीज़ों को कहाँ समझता था। लेकिन उसने अपनी माँ को बताया और जब उसने अपने पिताजी को भी बताया तो उसके पिताजी कुछ समझ रहे थे कि शायद रवि के साथ कुछ घटना हो रही है जिसे रवि बता नहीं पा रहा ढंग से। तो उन्होंने रवि को इस समय अघोरी बाबा की भभूति लगा दी थी, जिसके वहाँ उसके माँ और पापा जाया करते थे, और वहाँ पर थोड़ी सी छिड़क दी और महाकाल का नाम लेकर वो सो गए। जब सुबह उठे तो उसके पिताजी और माँ ने ये डिसाइड कर रखा था कि उसे एक बार पंडित जी के पास ले जाकर देखेंगे, शायद कुछ ऊपर का चक्कर होगा। उसके पिताजी वहाँ से काम पर निकल गए और उसकी माँ पास के ही पंडित जी के पास उसे झाड़ा लगवाने ले के गई। रवि वहाँ पर जाकर झाड़ा लगवा रहा था और जब वो वहाँ से आ रहा था तो उसे खेतों में ऐसा लगा जैसे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ उसे देख रही हों और उसे वहाँ पर दिखाई भी दे रही थी, जो काफ़ी भयानक आकार ले रखी थी। वो तुरंत अपनी माँ के पास दोबारा रोने लग जाता है और बोलता है, माँ 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 देख मत, मम्मी चिपक गई। ऐसे करके उसकी माँ आसपास देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसकी माँ समझ नहीं पा रही इसे हो क्या गया है, क्या चक्कर है इसका। फिर यही चीज़ खेतों में काम करने वाली मधुर आंटी देख रही थी। मधुर आंटी, उन्हें सब बहुत प्यार करते थे गांव के लोग, क्योंकि वो सबका भला करती थी और साथ ही वो एक बंजारन भी थी। वो रवि को देखते ही भाग गई थी कि बालक पे क्या हुआ है। तो उन्होंने उसकी मम्मी को बोला, लल्ला ने क्या हो गया, समझना आ रही तो ने। उसकी मम्मी बोलती हैं, है जीजी का बताऊँ, लल्ला कल से ही परेशान है। बंजारन बोलती हैं, एक काम कर, गोरनाल गांव में एक बाबा है, उन्हें गोरखनाथ बाबा का शिष्य भी कहा जाता है, उनके पास लेकर जा। इसके ऊपर छोटी मोटी बला नहीं है, इस बालक के ऊपर बहुत बड़ी बला है और जल्दी दिखा इसे, क्योंकि ये बालक बहुत बड़ी परेशानी में है। इसके ऊपर बला लग गई है जो छोटे मोटे झाड़े से नहीं जाएगी। उसकी माँ ये सुनते ही रामू चाचा से अपने पति के बारे में पूछती है और बोलती है, वो जहाँ भी मिले उन्हें खबर कर देना कि मैं लाला को लेकर यहाँ से निकल चुकी हूँ। रामू चाचा पूछते हैं, अब जा कहाँ रही हो। रवि की मम्मी बोलती हैं, मेरे को गुरनाल जाना है बहुत ज़रूरी काम से, ये पास वाले गांव में, मैं आके बताती हूँ। तो रामू चाचा बोलते हैं, एक काम करो ना, ये अपना गौरव भी वहीं जा रहा है, इसे खेतों से कुछ काम है, ट्रैक्टर लेके जा रहा है, तो ये तुम्हें भी वहीं छोड़ देगा। रवि की मम्मी बोलती हैं, ठीक है भैया, बस जल्दी करो। वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। आसपास रास्ते में भी रवि को बहुत बुरी बुरी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी आंखों पे अपना हाथ लगा रखा था और बोल रखा था, रवि तू कुछ मत देखा, सो जा आराम से। गौरव रास्ते में पूछता रहा, ताई दिक्कत क्या है इसे, हुआ क्या है लाला को। रवि की मम्मी कह रही, बेटा बाद में बताऊंगी, तू बस जल्दी जल्दी चल। लगभग 1 घंटे के बाद रात के 7 बजे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी जो बाबा वहीं मिलते हैं। फिर बाबा रवि को देखते ही बोल देते हैं, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तूने 50 साल की सोई हुई आत्मा को उठा दिया। उसकी माँ छूटते ही बोलती है, 50 साल, बाबा बाबा ढंग से बताइए क्या हुआ। फिर बाबा बताना चालू करते हैं। दरअसल पुराने समय में
श्यामजी नाम का एक बंदा रहा करता था। वो एक धोबी था और साथ ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो रात में भी काम करा करता था। लेकिन चौकीदार का वो पूरे गांव में पहरेदारी दिया करता था, क्योंकि उस समय गांव में चोरियां बहुत हुआ करती थी। श्यामलाल की बस दो ही मोहब्बत थी। पहला तो उसका परिवार, हंसता खेलता परिवार। 3 बेटियां थीं उसकी। एक सुंदर सी बीवी थी, राशि, जिसके साथ वो काफ़ी खुश था। और उसकी दूसरी मोहब्बत, उसकी घड़ी। वो जब भी आता दुकान पे टंगी उस घड़ी को देखकर तो उसका मन ललचा जाता। न जाने क्यों क्या था उस घड़ी में ऐसा, लेकिन उसे उस घड़ी से मोहब्बत सी हो गई थी। उसकी बस एक ही चाहत थी, लेकिन उसे उसके लिए 200 रुपये चाहिए थे। अब वो कहाँ से करे, कैसे करे, उसे समझ नहीं आता था, क्योंकि उसके घर का खर्चा भी काफ़ी था। अब 3 बेटियों को पालना था, उनकी पढ़ाई का खर्चा, और साथ ही उसे अपना एक सपना भी पूरा करना था। काफ़ी शाही घड़ी थी वो, ये मान लो महलों में ही लगती हो। उस घड़ी की चमक इतनी कि चेहरा चमक जाए। उसने उसी के लिए रात को पहरेदारी का काम पकड़ा, जिसके लिए महीने के 100 रुपये मिल जाते थे। और साथ ही धोबी के काम में भी उसे 100-150 रुपये की बचत हो ही जाती थी। धीरे धीरे आमदनी जोड़ जोड़ के उसका ये सपना पूरा हो ही गया। उसने आखिरकार वो घड़ी ले ही ली। जब वो घड़ी लेके आया तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सवाल जवाब करे कि तुम क्यों लाए, किस लिए लाए, क्या ज़रूरत है इतना महंगा खर्चा करने की। उसकी बीवी ने भी बोला, उसके बच्चों ने भी बोला, लेकिन सब एक तरह से खुश भी थे, क्योंकि उसने अपनी चाहत जो पूरी कर ली थी। अब गांव के कुछ लोगों की नज़र उस पे थी, और साथ ही चोरों को भी पता लग गया था कि उसके घर में क्या सामान आया है। चोरों ने रात में डाका डालने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया, और जब वो रात में उनके घर घुसे तो सारे के सारे सो रहे थे। लेकिन गलती से एक गिलास गिर गया, और जैसे ही श्याम जी की नज़र उन पे पड़ी तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर, चोर पकड़ो। ये देखते ही चोरों को पता लग गया गांव में है हम, और ये हमारी शामत करवा सकता है। इसलिए उसने श्याम जी को पकड़ा और चक्कू मार दिया, जिससे श्याम जी की वहाँ पर मौत होने वाली थी। और वो तड़प रहे थे, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और धीरे धीरे उनके तीनों बच्चों को चक्कू मार दिया और उनकी हत्या कर दी, और साथ ही में उनकी बीवी को भी। और वो घड़ी और जो भी उनके घर में ज़रूरी सामान पड़ा था वो सारा का सारा श्याम जी के सामने उठा के लेके जा रहे थे। श्याम जी उन्हें बस देखे जा रहे थे, और उन्होंने मन में श्राप दे दिया कि जो भी इस घड़ी को छुएगा भी, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं जीने दूंगा, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी हो। ये सारी स्टोरी उन्होंने रवि की मम्मी को बताई। रवि की मम्मी ने बोला, इसका कोई उपाय तो होगा। गुरुजी ने बोला, उपाय है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होगा। दिक्कत ये है कि ये उपाय अकेले रवि को करना है, और ध्यान रहे चाहे कितनी भी मुसीबत आए उसे ये करना ही होगा। उससे पूछा गया क्या उपाय है, तो उन्होंने बताया, ये एक त्रिमुखी रुद्राक्ष है, और ये रवि को जहाँ से इनने पहली बार घड़ी उठाई थी वहीं रख के आनी पड़ेगी। लेकिन रात के 2:30 बजे उसकी मम्मी ये सुनते ही बेहोश हो गई। वो समझ गई थी कि शायद अब रवि को भी छुटकारा नहीं मिलेगा, और ऐसे भेजना भी सही नहीं है। रवि तो कर ही नहीं पाएगा ऐसा कुछ भी। लेकिन उन्होंने एक विश्वास बनाया और रवि को ये करने के लिए मनाया। रवि एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मान गया। और फिर रवि रात के अंधेरे में 2:30 बजे के करीब उस कीचड़ वाली जगह पर बढ़ रहा था। उसके पैर धीरे 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 उस जगह पर बढ़ रहे थे। उसके हाथ में रुद्राक्ष था, जिसे लेकर वो बढ़ रहा था। उसे दिखा एक छिपकली उसे घूर घूर के देख रही है, और एक अजीब सी हंसी हंस रही है। उसने सामने देखा
तो उस पेड़ के पास एक आदमी बैठा हुआ था, अपनी टांगों पर हाथ रखकर और अपनी गर्दन नीचे कर कर, और एक आवाज़ में बोल रहा था, आजा बच्चे। रवि वहाँ बढ़ रहा था, लेकिन बहुत घबरा रहा था। रवि ये समझ रहा था कि शायद आज उसका आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि बेशक वो बच्चा था, लेकिन इतना तो वो भी समझता था। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने उसे अच्छे से समझाया था कि उसे करना क्या है। उनने मन में हनुमान चालीसा पढ़ी और उस रुद्राक्ष को आंखें बंद करके आगे बढ़ने लगा लेकर। धीरे धीरे वो पेड़ की तरफ बढ़ रहा था और वो पेड़ और बड़ा होता जा रहा था। उसने वो रुद्राक्ष उस पेड़ के पास रखी थी, तभी उस आदमी ने अपना मुंह पर करा। उस आदमी के मुंह पर एक अलग सी स्माइल थी और उसकी आंखें बाहर आ रखी थी। वो उसका चेहरा इतना डरावना था कि देखने वाले का दिल बाहर आ जाए। रवि अब इतना घबरा चुका था कि वो वही बेहोश हो गया। सुबह 7 बजे उसकी मम्मी उसे देखने आई, उसके पापा भी आए, और जब देखा तो रवि वहाँ आराम से बेहोश पड़ा हुआ था। मतलब कोई कुछ नहीं था वहाँ पर, वो एकदम सही था। उसके माँ बाप ने उसे उठाया और वापस घर लेकर आए, और जब उसकी आंखें खोली तो वो एकदम खुश था। वो एकदम अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसे पहले की तरह बीमारियां नहीं हो रही थी। जो जो वो बता रहा था वो सब उसे कुछ नहीं हो रहा था। अब वो खुश था। ये देखकर उसके माँ बाप को भी राहत मिली और उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ कि उसने ये काम कर दिखाया। एक समय की बात है, 3 दोस्त एक जंगल से जा रहे थे। तीनों के नाम थे करण, ऋतिक और रोहन। अब जबकि तीनों मेला देखने गए थे, तो मेले की रौनक देख वे इस तरह खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब और कब रात हो गई। अचानक रोहन ने देखा, ये तो रात के 8 बज रहे हैं। तभी उसने अपने दोस्तों को बताया कि करण, ऋतिक, 7 के 8 बज रहे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो जंगल से होकर जाता है। अब जब वह इस जंगल वाले रास्ते पर पहुँचे, तब उनको एहसास हुआ कि हमने कितनी देर कर दी है। अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि ये जंगल भूतिया है। अब उनको सिर्फ डर लग रहा था कि हम घर कैसे जाएंगे। कहीं सच में इस जंगल में हम फंस गए तो आत्माएं हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। डरते डरते तीनों दोस्त आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। रोहन ने मुड़कर देखा तो एक सांप था। सांप को देखकर वो तीनों डर गए। अचानक सांप एक इंसान बन गया। उस इच्छाधारी सांप ने उन तीनों को घूर कर कहा, तुम तीनों इस भूतिया जंगल में इस समय क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि ये जंगल भूतिया है। हमें मालूम है, पर तुम कौन हो? मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन डरो मत। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम लोगों को इस जंगल से निकलने में मदद करूँगा। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? तुम आत्माएं बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होती। तुम आत्माएं किसी की भी जान ले सकती हो। मेरा यकीन करो, अगर तुम लोग जल्द से जल्द इस जंगल से नहीं निकले तो 12:15 पर तुम लोग उन आत्माओं का शिकार हो जाओगे, जो कि बहुत बुरी हैं। और फिर तुम लोगों का इस जंगल से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। 9:47 होने से पहले अगर तुम लोग नहीं निकले तो ये जंगल भूल भुलैया बन जाएगा और फिर तुम लोग मारे जाओगे। अभी भी उन तीनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह आत्मा होकर इंसानों की मदद क्यों करना चाहता है। तब रोहन ने हिचकते हुए कहा,
क्या तुम हमको कोई प्रूफ दे सकते हो कि तुम बुरे नहीं हो? तब उस इच्छाधारी नाग ने कहा, काश काश मैं तुम्हें अपनी कहानी बता सकता, पर अभी हमारे पास समय नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं हमेशा से यहाँ नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नाग ही था। तुम्हें तो मालूम ही है कि आत्माओं पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे इस जंगल के बारे में जानकारी नहीं थी, और मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में फंस गया था। और तभी इन आत्माओं ने मुझे अपना शिकार बना लिया था, और अब मैं जीवित नहीं हूँ। खैर, इस भूतिया जंगल की कहानी तो मुझे भी सही से मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह उन आत्माओं का शिकार हो जाए। अब अपने हाथ आगे करो। ये कहकर उसे इच्छाधारी नाग ने उन तीनों को कोई चमत्कार चीज़ दे दी जो रेत की तरह थी, और उसने कहा कि अगर वह आत्माएं कहीं से तुम्हारे सामने आ गई तो उन पर कोई चीज़ असर करे या ना करे, ये रेत ज़रूर काम करेगी। अब मेरे पीछे आ जाओ। ये कहकर वह इच्छाधारी नाग आगे चलने लगा, और वो तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। करण ने अपनी घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। ये देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि 9:47 बजने वाले थे। और जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने बताया था कि 9:47 बजते ही वह जंगल भूल भुलैया में बदल जाएगा, वे चारों अब तेज़ी से दौड़ने लगे। वे दौड़ते दौड़ते देखते हैं कि जहाँ से वो दौड़ रहे हैं वहीं आकर पहुँचते हैं। अब क्योंकि घड़ी में 9:40 हो रहे थे, इस इच्छाधारी नाग ने कहा, भूल भुलैया की शुरुआत होने वाली है, वे आत्माएं भी आती होंगी। ऋतिक ने कहा, अब क्या करें? करण ने कहा, अब हम कभी इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। अब हमारा बचना नामुमकिन है। केवल 7 मिनट बाकी हैं 9:47 बजने के लिए। अचानक सभी आत्माएं उन चारों के आसपास मंडराने लगी। इच्छाधारी नाग ने कहा, लगता है तुम तीनों अब नहीं बचोगे, फिर भी मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अचानक अचानक अंधेरा छाने लगा। वे जहाँ जाते हैं वहाँ रास्ते में दीवार आने लगी। वह इस तरफ मुड़ते तो भी दीवार दिखती, और उस तरफ मुड़ते तो भी दीवार। 9:47 होने में बस 1 मिनट बाकी था। अचानक जोर की आंधी चली और सारी आत्माएं उनके सामने आ गईं। उस इच्छाधारी नाग ने कहा, अभी जादुई रेत का प्रयोग मत करना। समय आने पर मैं बताऊंगा कि कब इसका प्रयोग करना है। अभी यहाँ से भागो बस। ऐसा कहकर वह वहाँ से भागने लगे। वे सभी आत्माएं उनके पीछे पीछे आने लगीं। इच्छाधारी नाग ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा मेरा घर, चलो उसके अंदर। चारों उस पेड़ के अंदर चले जाओ। 9:47 कब के हो चुके थे। भूल भुलैया तैयार था। अब घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। वह आत्माएं उन चारों को ढूंढ रही थी। इच्छाधारी नाग ने कहा, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक तुम लोग यहाँ से मत निकलना। अब चुपचाप सो जाओ। और वे चारों सो गए। सुबह के 5:30 पर उनकी आंखें खुली। अब वहाँ पर ना तो वह पेड़ था और ना ही वह अनजान मानव यानी इच्छाधारी नाग, और ना ही कोई भूल भुलैया थी। प्रतिदिन की तरह वो दिन भी फिर से सब कुछ गायब हो गया था। वो तीनों जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। वो निकल गए। वह तीनों जब घर पहुँचे तो उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन तीनों को देखकर सब खुश हो गए। सब ने पूछा कि रात भर कहाँ थे। तब उन तीनों ने बताया,
और झूठ बोलने की कोशिश करी। अरे हमारा एक दोस्त मिल गया था मेले में, उसने कहा चलो हमारे साथ, तो हम तीनों उसके घर चले गए थे। और पता है हमने बहुत मज़ा किया। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने करी उस बात को दबाने के लिए। उन तीनों ने मन में सोचा कि अगर अगली बार हमारी तरह कोई उस जंगल में फंस जाएगा तो हर बार तो वह इच्छाधारी नाग उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना होगा। इन तीनों ने सोचा पहले हम ये पता करेंगे कि ये जंगल भूतिया कैसे हो गया, उसके बाद हम कोई अगला कदम उठाएंगे। उन तीनों ने पहले उस जंगल की भूतिया होने की बात सुन रखी थी। गांव में कई बार उस भूतिया जंगल के बारे में चर्चा भी सुनी थी। रोहित के दादाजी उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। रोहित ने सोचा अगर मैं दादाजी से इस बारे में बात करूं तो शायद कुछ जानकारी मिल जाए। रोहन के नाना जी उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। रोहन ने सोचा अगर मैं नाना जी से इस बारे में बात करूं तो शायद कुछ जानकारी मिल जाए। ये सोचकर रोहन ने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी जब हम कल मेले से वापस आ रहे थे तभी एक आदमी ने हमको जंगल के रास्ते से आने से मना कर दिया। हमने कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। आप बताइए ना नाना जी, क्या आपको मालूम है इस जंगल का रहस्य? नाना जी ने कहा, छोड़ो ना बेटा, जिसने भी उस जंगल का रहस्य पता करने की कोशिश की है उसे सिर्फ मौत मिली है। तुम लोग बच गए, इतना काफ़ी है। अब उस जंगल का पीछा छोड़ दो। रोहन ने नाना जी के सामने हाँ कर दी, पर सच में वह तो उस रहस्य को खोज रहा था। अब रोहन, करण और ऋतिक तीनों ने सोचा हमें इस गांव के लोग कुछ नहीं बताएंगे। हमें एक बार फिर से नाना जी से बात करनी चाहिए। वे तीनों फिर नाना जी के पास गए। नाना जी ने कहा, तुम्हें पहले उस डाकू सरदार को ढूंढना होगा। तीनों अचानक अचंभित होकर, डाकू सरदार? तुम यहाँ बैठो, ये कहकर नाना जी ने उन तीनों को बैठने का इशारा किया। वे तीनों बैठ गए। नाना जी ने कहानी शुरू की। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे थे। हम अपने प्रिय मित्र अमन के साथ उसी जंगल के रास्ते में मेले में गए थे। हमारे गांव के और अन्य गांव के लोग मेला देखने के लिए गए थे। मेले में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। हम सभी खूब मेले में झूला झूल रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे और बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खा रहे थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। गांव के सभी लोग ने वापस चलने के लिए कहा। हम सभी जल्दी जल्दी चलने लगे। जब जंगल में पहुंचे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। बस चांद की रोशनी के कारण थोड़ी बहुत रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर आ रही थी। मौत का वह खौफनाक मंजर शुरू होने वाला था। हम चल रहे थे। अचानक हमारे सामने डाकुओं का एक झुंड आ गया। सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है चुपचाप हमें दे दो। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि उनके पास तलवारें और अन्य हथियार थे। सब ने अपने अपने सामान उन डाकुओं को दे दिए। वे डाकू हमेशा से उस जंगल में रहते आ रहे थे। किसी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए डाकुओं ने सोचा अगर इन लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए मौत का वह खौफनाक मंजर शुरू हो गया। उन सब डाकुओं ने एक एक करके पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। केवल कुछ ही गांव वाले बच गए थे जो वहां से भाग निकले। जो बच गए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे जंगल को घेर लिया और सारे डाकुओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया और सबको फांसी करवा दी।
बचे हुए गांव वालों ने मरे हुए गांव वालों का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी आत्माओं को शायद शांति नहीं मिली, क्योंकि वह सरदार डाकू भाग निकला था। और जब तक वह डाकू नहीं मिलेगा तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तुम लोगों का भाग्य अच्छा था जो तुम बच गए, वरना उस जंगल से 7 बजे के बाद निकलने वाले नहीं बचते। इतने पर दादाजी ने कहानी को ख़त्म करते हुए कहा, बस यही है इस जंगल की कहानी, और अगर तुम लोग इस जंगल को शाप मुक्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। रोहन ने कहा, दादाजी एक आखिरी सवाल, आप उस डाकू को पहचान सकते हैं? दादाजी ने कहा, बेशक पहचान सकता हूँ। क्या आप हमारे लिए उस डाकू सरदार को स्केच बनवा सकते हैं? दादाजी ने कहा, बिल्कुल। करण ने कहा, मेरे चाचा जी स्केच आर्टिस्ट हैं, मैं आपको अभी मिलवाता हूँ उनसे। ऐसा कहकर करण ने अपने चाचा जी को कॉल किया और कहा, चाचा जी फ़ौरन मेरे घर पर आइए। लगभग 1 घंटे बाद चाचा जी घर पर पहुंच गए। हाँ तो दादाजी अब बताइए आप। दादाजी ने डाकू का पूरा हुलिया बता दिया। थोड़ी ही देर में स्केच तैयार था। अब उन्होंने उस स्केच की 5 प्रतिलिपि निकलवाई और आपस में बांट लिया। राहुल ने सबको समझा दिया कि किस तरफ जाना है। सब अपनी अपनी दिशा में निकल गए, जैसा कि राहुल ने समझाया था। थोड़ी देर बाद, दादाजी डाकू मुझे मिल गया, आप लोग मुझे अमुक जगह पर मिल जाइए। वह चाचा जी थे। सचमुच चाचा जी को डाकू मिल गया? सभी खुशी से उछल पड़े। थोड़ी देर में सब करण के घर पर पहुंचे और डाकू को एक कुर्सी से बांध दिया गया। डाकू ने रोते रोते कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अब सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। यह सुनकर नाना जी ने कहा, हमें भी माफ़ कर दो, तुम्हारा बलिदान ज़रूरी है। अगर तुम नहीं मरोगे तो कोई नहीं बचेगा। अब नाना जी अगला पड़ाव समझने लगे थे। सभी गांव वाले 8 बजे उन डाकुओं का शिकार हुए थे, इसलिए 8 बजे ही उस रास्ते पर आना जाना बंद हो जाता है और 9:47 पर वहाँ पर धुंध दीवारों का भूल भुलैया बन जाता है और फिर वह आत्माएं आ जाती हैं। इसलिए हमें 8 बजे से पहले उस डाकू को कुर्सी में बांधे बांधे उस जंगल में छोड़कर आना होगा। फिर वे आत्माएं उस डाकू को मारकर मुक्त हो जाएंगी। फिर वह जंगल शाप मुक्त हो जाएगा। ये कहकर सभी उस डाकू को जंगल में छोड़ आए। अगली सुबह जब सभी जंगल पहुँचे ये देखने के लिए कि वह डाकू मरा कि नहीं, वहाँ पहुंचकर उन सब की चीखें निकल गईं। उस डाकू की आधी खाई हुई लाश उस पेड़ से लटक रही थी। सबने बहुत हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उस लाश को पेड़ से उतारा और जला दिया। अब वह जंगल शाप मुक्त था